restaurant, I asked you what you're going to do with your life. And you said, I'm going off to Bollywood. And I said, I think that's a little absurd because you know nobody there. And you said, I'll get there anyhow. And I turned to your mother and said, what do you think? And she said, if my Shah Rukh says it'll happen, it'll happen. So much success I never thought I would get, and it has to be something beyond what God has given me. It has to be a blessing. You are titled the Badshah of Bollywood. No, I think this title doesn't do justice to me. It should have been like a bigger, best, better, the world's greatest Badshah actually. शाहरुख खान, जिन्हें आज किंग ऑफ बॉलीवुड और द लास्ट सुपरस्टार बोला जाता है, जस्ट बिकॉज शाहरुख खान स्टैंड्स फॉर सक्सेस। एसआरके को सुपरस्टार और किंग मानने वालों की भीड़ में कुछ गिने चुने लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एसआरके ओवररेटेड लगते हैं, या उनमें से कुछ लोग बिल्कुल ही एंटी एसआरके हैं क्योंकि वो सलमान खान के फैंस हैं। मिस्टर सलमान खान आई थिंक इज easily the biggest star ever. कहते हैं कि कोई भी सुपरस्टार पैदाइशी सुपरस्टार नहीं होता, उनके वहां तक पहुंचने के पीछे बहुत सारी ठोकरें और पीछे छूटी हुई एक अलग जिंदगी होती है। नाम कमाना भले ही आसान क्यों ना हो, लेकिन उस नाम को ऐसे बनाए रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक खान आज का किंग खान कैसे बना, उसके लिए कुछ वक्त पीछे चलते हैं। मीर ताज मोहम्मद खान पार्टीशन से पहले पेशावर में पैदा हुए। उन्होंने वहीं से अपनी स्कूलिंग की और वहीं से ग्रेजुएशन भी किया। प्री इंडिपेंडेंस एरा के वक्त मीर ताज को पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्ट था, जिससे वो काफी क्लोजली कनेक्टेड भी थे। मीर ताज वाज द यंगेस्ट एक्टिविस्ट और फ्रीडम फाइटर ऑफ दैट टाइम फ्रॉम पेशावर। मीर ताज अब्दुल गफ्फार खान के फॉलोअर थे और कांग्रेस से एफिलिएटेड भी थे। 1946 में मीर ताज लॉ पढ़ने दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गए, लेकिन 1947 में पार्टीशन होने की वजह से वो काफी साल तक वापस पेशावर अपने घर नहीं जा पाए और उन्हें दिल्ली में ही रहना पड़ा। बट देन फाइनली मीर ताज सेड हिज गुड बायज टू पेशावर और वो दिल्ली में ही रहने लग गए। 1959 में मीर ताज ने फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट और सोशल वर्कर लतीफ फातिमा से शादी कर ली। टाइम के साथ मीर ताज ने दिल्ली में अपने कुछ बिजनेस वेंचर्स और एक रेस्टोरेंट स्टार्ट कर दिया और वो एक रेंटेड अपार्टमेंट में मिडिल क्लास जिंदगी जीने लगे। 1960 में मीर ताज की बड़ी बेटी के जन्म के बाद 2 नवंबर 1965 में उनके घर एक बेटा हुआ, जिसने अपने पहले कुछ 4-5 साल अपने नाना नानी के घर मैंगलोर में बिताए। वहाँ उनकी नानी ने उन्हें नाम दिया अब्दुल रहमान। कहा जाता है कि उनके नाना 60s में लंदन से पढ़े हुए मैंगलोर के काफी जाने माने इंजीनियर थे। उनका एक काफी बड़ा योगदान मैंगलोर पोर्ट बनाने में भी रहा है। नाना नानी के घर से वापस दिल्ली आने के बाद मीर ताज ने अपने बेटे का नाम अब्दुल रहमान से बदल के शाहरुख खान रखा। शाहरुख खान दिल्ली के राजेंद्र नगर में बड़े हुए। उन्होंने सेंट कोलंबस स्कूल से अपनी पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ एसआरके को हॉकी और फुटबॉल खेलने का काफी शौक था। उन्होंने सोच लिया था कि वो स्पोर्ट्स में ही अपना करियर बनाएंगे, लेकिन अर्ली डेज में ही उन्हें शोल्डर इंजरी हो गई, जिससे वो आगे खेल नहीं पाए। स्पोर्ट छूटने के बाद वो स्कूल के बाद अपने पापा की कैंटीन में जाया करते थे, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD में थी। वहीं से एसआरके स्टेज प्लेज और ड्रामा से रूबरू हुए। उन्होंने वहीं आके स्टेज प्लेज में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। उस टाइम एसआरके दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, मुमताज जैसे एक्टर्स को इमिटेट करके खूब तारीफें बटोरा करते थे और वहीं वो काफी बड़े बड़े स्टार से भी मिले थे। वहीं उन्हें अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड और उनकी एक्टिंग पार्टनर अमृता सिंह भी मिली थी। 1981 में शाहरुख खान जब सिर्फ 13 साल के थे, तब उन्होंने कैंसर की वजह से अपने पापा को खो दिया। When my father died, I remember then I went to the hospital one night and he was dead and cold, his feet. एसआरके ने जैसे तैसे वो लोग सह लिया, लेकिन उनकी बहन शहनाज लाला रुख अपने पापा का यूं जाना बर्दाश्त नहीं कर पाई। I remember my sister standing in front of my father's dead body and she just looked, she didn't cry, she didn't say anything, she just fell. उनकी बहन उनके पापा की डेथ पे बिल्कुल नहीं रोई थी। She just fainted and with time she slipped into depression. I sat in the car and drove back and I do remember my mother, when we reached home, she said, "तुमने गाड़ी चलाना कब सीखा?" And I said, "Just now." कहने को तो उस टाइम एसआरके काफी शाय और एंटी सोशल किस्म के थे। I was your security guard. You used to call me in the evening and say, "ये प्लीज मेरे रूम में आ जाए, कोई लेडीज मुझे मिलने आ रही है।" लेकिन 1984 में जब वो सिर्फ 18 साल के थे, तब वो एक बार किसी पार्टी में गए थे, जहां उन्होंने अपने सामने एक लड़की को डांस करते हुए देखा था। गौर एसआरके चाहते थे कि वो उनके साथ डांस करने के लिए उनसे पूछे, लेकिन वो पहले ही किसी और के साथ डांस कर रही थी।
Yeah, we just met at a party and friends for long, just like meeting at the club or something. जब फाइनली बहुत हिम्मत करके शाहरुख उनसे डांस के लिए पूछने गए तो गौरी ने उन्हें मना करते हुए कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही है। बाद में एसआरके को पता लगा कि वो बॉयफ्रेंड का नहीं अपने भाई का वेट कर रही थी, जिससे एसआरके को गौरी के साथ अपने चांसेस थोड़े बढ़ते हुए दिखाई दिए। एसआरके को फाइनली गौरी के साथ डेट मिल गई और उनकी पहली डेट दिल्ली के पंचशीला क्लब में थी, जिसके बाद उनका टीनेज वाला रोमांस स्टार्ट हो गया। एसआरके गौरी के फ्रेंड बनके उनके घर कॉल्स किया करते थे, लेकिन टीनेज लव स्टोरी में ड्रामा तो होना ही था। 1985 में एसआरके ने कॉमिक्स से ग्रेजुएशन करने के लिए हंसराज कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन अब वो अपना ज्यादा टाइम थिएटर एक्शन ग्रुप टैग में बिताने लगे, जहां उनके मेंटोर थे बैरी जॉन। This country or anywhere in the world, if anyone has to learn anything about acting, stage, theatre, this is the only man you can learn from. अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करके उन्होंने मास्टर्स के लिए जामिया मिलिया इस्माइलिया में एडमिशन लिया, लेकिन फुल टाइम एक्टिंग परस्यू करने के लिए उसे बीच में ही छोड़ दिया। उसी साल एसआरके को उनका पहला टीवी प्रोजेक्ट मिला, दिल दरिया, जिसकी शूटिंग हो गई थी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में टाइम लगने की वजह से उनका सेकंड प्रोजेक्ट फौजी उनका डेब्यू प्रोजेक्ट बन गया। जब कर्नल कपूर फौजी के लिए सोल्जर्स ढूंढ रहे थे, तभी एसआरके की माँ अपना नया घर ढूंढ रही थी। उन्होंने बातों बातों में अपने रियल एस्टेट एजेंट को बताया कि उनका बेटा एक्टर है। My mother told him that मेरा लड़का नहीं है। लेकिन बाय चांस से वो एजेंट कर्नल कपूर का सन इन लॉ था, जिसने कहा कि आपके बेटे को मेरे फादर इन लॉ से मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक टीवी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सोल्जर के रोल के लिए एसआरके ने फिजिकल पास कर दिया था। स्टार्टिंग में एसआरके का कैरेक्टर काफी सेकेंडरी था, लेकिन कैमरा एंड द ऑडियंस लव्ड हिम सो मच कि मेकर्स को स्क्रिप्ट में चेंजेस करके उनके कैरेक्टर को और प्रोमिनेंट बनाया गया। फौजी में काम करते वक्त एसआरके के मन में ये भी आया था कि उन्हें आर्मी में ही जाना चाहिए, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ गौरी के पेरेंट्स को दूसरे रिलीजन में अपनी हिंदू बेटी का रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था। एवरीथिंग वाज अगेंस्ट हिम और बहुत कठिनाइयां थी। और एसआरके भी गौरी के लिए मुश्किलें बढ़ाते जा रहे थे। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता था जब गौरी किसी और लड़के से बात तक भी करती थी। Disgustingly possessive. He was sick. I was downright vulgar and sick. He wouldn't let me wear a white shirt because he thought that It was transparent. Yeah. इन सबसे परेशान होके गौरी एसआरके के साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के अगले दिन उन्हें बिना बताए ब्रेक लेने के लिए अपनी फ्रेंड्स के साथ मुंबई चली गई, which drove एसआरके mad. She'd come for a holiday here with her friends, and I searched for her every day and night in Bombay. उन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन जब अपनी माँ को बताया तो उनकी माँ ने उन्हें कुछ पैसे दिए और मुंबई जाके गौरी को ढूंढ के उनसे मिलने के लिए कहा। एसआरके मुंबई गए, लेकिन इतने बड़े शहर में जहाँ कुछ लोगों को सक्सेस नहीं मिल पाती, वहाँ एक लड़की मिलना तो बहुत मुश्किल। One Sadaji met me in the taxi guy and he said, "Oh जी बहुत पीछे आए थे, चलो असली ले जाते हैं." तो वही टुकड़े जू भी आए, so this is also Bombay. And then I really did find her on a Just beach. by chance. वो बीच पे गए तो बहुत घूमने के बाद फाइनली उन्हें वहाँ गौरी दिखी। एसआरके ने वहीं पे गौरी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था, जिसके लिए गौरी ने वहीं पे मना कर दिया। the last thing I wanted was to see his face. टीवी पे फौजी और दिल दरिया के साथ एसआरके ने सर्कस, उम्मीद, वागले की दुनिया, इडियट, इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस जैसे प्रोजेक्ट में काम किया। उनके सीरियल्स में प्रेजेंस और परफॉर्मेंस को देख के क्रिटिक्स उनके लुक्स और उनकी एक्टिंग को दिलीप कुमार से कंपेयर करने लगे थे। इनिशियली एसआरके के पास खुद को अलग अलग चीजों में बिजी रखने के अलावा एक्टर बनने की और कोई वजह नहीं थी। Because if I did not do it, I think I would be in the same state of potassium deficiency and depression. So to avoid depression, I act. ना उनका कभी इंटरेस्ट था और ना भरोसा कि वो बड़े एक्टर बनने जितने अच्छे हैं। I never came to become a star actually, to tell you very honestly. In his mind, he was never good enough. उन्होंने 23 साल की उम्र में अपना टीवी डेब्यू किया और उसके 3 साल बाद 1991 में जब वो 26 साल के हुए तब उनकी माँ को डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। मैंने कहा अगर मैं इनको सेटिस्फाई नहीं होने दूंगा तो शायद ये जाएंगी नहीं। तो मैं उनके पास बैठ के ऐसी बातें करता रहा कि देखो अगर आप चले जाएंगी तो मैं अपनी बहन का ख्याल नहीं रखूंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं काम नहीं करूंगा, ऐसी स्टूपिड बातें करता रहा। लेकिन उसी साल उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई। उनको जाना ही था। शायद वो सेटिस्फाइड थी कि मैं अपनी बहन का भी ख्याल रखूंगा, जिंदगी में ठीक ठाक कर लूंगा। उसी टाइम के अराउंड एसआरके ने स्मोकिंग भी स्टार्ट कर दी थी, जिसे लेके वो कभी भी सीक्रेटिव नहीं थे। आपकी बाइक रुकते ही हम आपको आपका पान और सिगरेट पहले निकाल के देते थे, पान बाद में लगा के देते थे। पेरेंट्स के जाने के बाद उस घर में रहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस एनवायरनमेंट से, इस डिप्रेसिंग स्टेट ऑफ माइंड से बाहर आने के लिए खुद को 1 साल देंगे और मुंबई जाके काम करेंगे। Went down for a year because my mother expired and I said I'd just go down to Bombay for a year and just for a change and come back after a year. I
came in 91, 26 June. कहा जाता है कि एसआर के उन दिनों बहुत कम रुपए लेके मुंबई आए थे। वो अपने इनिशियल मुंबई के दिनों में दादर के द ग्रेट पंजाब होटल में रहे थे, जहां आज भी काफी लोग विजिट करने जाते हैं। I was doing filmmaking because I wanted to make films. I wanted to make ad films and stuff. Just like that, and somebody saw me on television and they said, "Hema Malini, they said come down and do a film." उनका इंटरेस्ट ना होने के बावजूद उनके फ्रेंड्स के कहने पे उन्होंने 2 महीने के अंदर 4 मूवी साइन कर दी थी, जिसमें उनका डेब्यू हेमा मालिनी के डायरेक्टोरियल डेब्यू मूवी दिल आशना है के साथ होना था। एसआरके को करियर की शायद उस वक्त इतनी चिंता नहीं थी जितनी उन्हें गौरी के पेरेंट्स को मनाने की थी। जैसे जैसे वो गौरी के पेरेंट्स से मिलने लगे, उन्हें अपने विट और चार्म से इम्प्रेस करने में एसआरके को ज्यादा टाइम नहीं लगा। बड़ी मुद्दत से होता है चमन में दीदवर पैदा। और फिर बिना कोई देर के 25 अक्टूबर 1991 में ही एसआरके और गौरी ने ट्रेडिशनल हिंदू वेडिंग कर ली। एसआरके दिल आशना है गॉट डिलेड एंड 1992 में ऋषि कपूर और दिव्या भारती के साथ उनकी डेब्यू फिल्म दीवाना रिलीज हुई। दीवाना में सेकंड लीड होने के बावजूद भी एसआरके ने काइंड ऑफ बॉलीवुड में कदम रख दिया। इन हाथों से अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर ली है मैंने। दीवाना के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला था। I got a medal in school, which was in 3rd class. I came running home to show it to my mother. I was very excited. I was very sad she wasn't there. First time I'm getting an award, a major award in film industry, and she's still not here. ऑडियंस और क्रिटिक्स ने स्क्रीन पे एक अलग तरीके की एक्टिंग देखी। ऑडियंस को उनकी आंखें, उनके होंठ, उनके डिम्पल्स ही नहीं बल्कि उनकी फिजिकल एनर्जी और वो इंटेंसिटी भी फील हुई। 1992 में एसआरके की पहली फिल्म एज मेल लीड चमत्कार और फिर नाना पाटेकर के साथ उनकी राजू बन गया जेंटलमैन भी रिलीज हो गई थी। जब एसआरके राजू बन गया जेंटलमैन का एक गाना शूट कर रहे थे, तब उनके सेट पे कुछ लोग आए थे। एसआरके को लगा कि वो उनके फैंस हैं। इवन उन्होंने ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ ली उनके साथ, लेकिन उसी के साथ वो उनकी गाड़ी भी ले गए थे। एक टाइम वो गाड़ी उनकी माँ ने खरीदी थी और उनकी डेथ के बाद गाड़ी थी वो रीपोजेस हो गई थी, बैंक में रीपोजेस कर ली थी। I think we had not paid EMI because I didn't know. My mother had bought it. He then traveled by autos and taxis for some time और फिर उन्होंने सबसे पहले अपनी सैलरी से अपनी पहली गाड़ी खरीदी। एसआरके को ऑडियंस के बीच आए 2 साल हुए थे, लेकिन तीसरे ही साल उन्होंने अपने मूवीज चॉइसेस बदल दी। वो अमिताभ बच्चन को देख के बड़े हुए थे। अमिताभ सर का एंग्री यंग मैन वाला एक्शन ही एक टाइम एसआरके के लिए एक्टिंग थी और अब एसआरके उसी तरफ कदम बढ़ाना चाहते थे। 1993 में आई उनकी फिल्म बाजीगर में उन्होंने मर्डरर का रोल प्ले किया था। बाजीगर एसआरके की काजोल के साथ पहली फिल्म थी, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला था। उनकी अगली फिल्म डर में उन्होंने ऑब्सेसिव लवर का रोल प्ले किया था, जिसका आज भी सबकी जुबान पे है। डर एसआरके का यश राज के साथ पहला कोलैबोरेशन था। उसी साल एसआरके ने फिल्म माया मेम साहब में दीपा साही के साथ एक न्यूड सीन किया था, जिसके कुछ पार्ट सीबीएफसी ने सेंसर कर दिए थे। 1993 में एसआरके अपनी नेक्स्ट फिल्म कभी हाँ कभी ना का शूट कर रहे थे, जो 1994 में रिलीज हुई थी। उस टाइम उनकी और गौरी की शादी को 2 साल ही हुए थे। तभी एसआरके के सामने एक दिन एक आर्टिकल आया where they kind of put me on the cover of a magazine and had written a line that I had physical with a co-actress. कहीं इन सबसे गौरी को ये ना लगे कि उन्होंने फिल्म स्टार से शादी करके गलती तो नहीं कर दी। So I called up this lady and I said, you know, why have you written this? She said, Shahrukh, it's a joke. तुझे हंसी आ रही है, हंस रहा हूँ मैं। तो एसआरके ने उन्हें दिल्ली वाली भाषा में बहुत बुरा भला सुनाया। इतना ही नहीं, एसआरके के फादर इन लॉ ने शादी के टाइम जो कुकरी उन्हें दी थी, ये बोल के that you need to protect my daughter, वो लेके एसआरके उस जर्नलिस्ट के घर गए। So I took the kukri and I stuck it between his legs. And I don't know why. ये सब होने के बाद नेक्स्ट डे पुलिस आई और उन्हें पुलिस स्टेशन लेके गई। बैठो नहीं, खड़े रहो वहाँ पे। उस दिन उनकी बेल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उन्हें उस दिन अपनी मैजिस्ट्रेट माँ की बहुत याद आई। And I'm like, आज मेरी माँ जिंदा होती ना। एसआरके को एक फोन कॉल करना अलाउड था, लेकिन एसआरके ने वो कॉल उसी आदमी को किया और बोला, साले अब तो जेल भी चला गया हूँ और अब तो निकल के आऊंगा और तेरे को काट के ही जाऊंगा। वहां से उन्हें नेक्स्ट डे नाना पाटेकर ने निकलवाया। लेटर उनका वो रिवेंज मोड खत्म हुआ तो उन्होंने उस बात को लेट गो कर दिया। जब 1994 में एसआरके और माधुरी दीक्षित की फिल्म अंजाम रिलीज हुई, उसमें उन्होंने एक बार फिर से एक ऑब्सेसिव लवर का रोल प्ले किया और इस बार उन्हें फिल्म फेयर फॉर बेस्ट विलेन का अवार्ड मिला, जो डर मूवी के टाइम वो परेश रावल सर से हार गए थे। अपने करियर की स्टार्टिंग से 1994 तक एसआरके न्यू कमर होने के साथ एंटी हीरो और काफी एक्सपेरिमेंटल भी रहे। एक स्टार इन मेकिंग बहुत
बहुत रेयरली ही ऐसे प्रोजेक्ट्स उठाता है जिसमें उसका नेगेटिव पोर्ट्रेयल किया जा रहा हो। इसकी वजह ये थी कि SRK को कभी अंदाजा ही नहीं था कि वो काम जिसे उन्होंने बिना इंटरेस्ट बाय चांस शुरू किया था वो उन्हें इतना कुछ देगा। SRK के लिए काफी चीजें बस होती चली गई। Then I spent days on the roads of Mumbai before somebody cast me. I ate cockroaches before I got proper food, and then I got a break and everybody was rude to me and nobody liked me, and then I made it big and now I'm gonna make it stick, man. I'm gonna make them pay back for it. right? I don't have a story like that. But 1995 में उन्होंने सलमान खान के साथ राकेश रोशन की करण अर्जुन मूवी में काम किया, जिस फिल्म के लिए वो पहली चॉइस तक नहीं थे। एक मजलूम माँ का बेटा अपनी माँ के आंसू पोंछने आया है। करण अर्जुन उस साल की सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनी। उसके बाद SRK की ऐसी पहली फिल्म आई जो उनके जॉनरा और उनके कंफर्ट जोन से बिल्कुल हटके थी। इससे पहले SRK को ऐसे अवतार में किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि जस्ट लाइक ओल्ड अमिताभ बच्चन, SRK भी एक बड़ा एक्शन हीरो बन के रहना चाहते थे। जब अमिताभ बच्चन ने एक्शन से रोमांस पे शिफ्ट किया था तो SRK एज ऑडियंस वाज नॉट वेरी हैप्पी विद हिम। YRF के CEO आदित्य चोपड़ा के पास अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू के लिए एक स्क्रिप्ट थी जिसे उन्होंने पहले सैफ अली खान को सुनाया था, लेकिन सैफ अली खान के पास डेट्स नहीं थी तो उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। आदित्य चोपड़ा थॉट ऑफ गिविंग लीड कैरेक्टर एन इंडो अमेरिकन वाइफ और उन्होंने टॉम क्रूज को अप्रोच करने का सोचा, लेकिन उसके लिए यशराज जी ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि YRF SRK के साथ एक मूवी कर चुके थे और SRK ऑडियंस की नजरों में काफी लाइकेबल भी थे, तो उन्होंने SRK को अप्रोच किया। And we were all like, Shahrukh will never say no to a film like that, which is so fantastic. आदित्य चोपड़ा जब SRK को स्क्रिप्ट नरेट करने गए तो SRK को लगा कि वो कोई बहुत बढ़िया सी एक्शन थ्रिलर मूवी लेके आए हैं, लेकिन स्क्रिप्ट में रोमांस के अलावा कुछ नहीं था। The biggest no came from Shahrukh himself. He didn't want to do just a normal romantic film. SRK was not very convinced, लेकिन आदित्य चोपड़ा ने SRK को काफी टाइम तक बहुत मनाया और काफी दिनों के इमोशनल ब्लैकमेल के बाद फाइनली SRK said, I said, okay, if you think I'll do this, but it's a very girlish role. And that's how दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे happened. मूवी के शूट के टाइम भी SRK को ये बात काफी खल रही थी कि इसमें कोई एक्शन सीक्वेंस है ही नहीं। It was completely my idea. There was one lathi fight also, which Adi anyway cut out because he hates action. तो उन्होंने DDLJ के लास्ट फाइट सीक्वेंस के लिए रिक्वेस्ट की। SRK सेड कि सिर्फ शूट कर लो, चाहे मूवी में रखना मत, लेकिन YRF ended up keeping the fight sequence after all. एक ही फिल्म DDLJ से SRK ने सबके दिलों में परफेक्ट ड्रीम बॉय, परफेक्ट बेटे वाली इमेज तो बना ही ली थी, उसके साथ उन्होंने रोमांस के स्टेक्स भी काफी हाई कर दिए थे। मूवी रिलीज होने के बाद इंडिया की और अब्रोड में हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन गई। जो मैंने थोड़ा सा खून बहाया था ना, उसकी वजह से हिट हो गई ये पिक्चर। With time, DDLJ became the longest running film of Indian cinema and still running. DDLJ से SRK को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला और फिल्म ने इन टोटल 10 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते और तब से राज हर किसी का फेवरेट बन गया। DDLJ की शूटिंग के टाइम उनकी बड़ी बहन हॉस्पिटलाइज थी। SRK के पेरेंट्स के जाने के बाद उन्होंने अपनी सिस्टर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और वो उन्हें अपने साथ ही रखते थे। एक तरफ SRK की बहन का ट्रीटमेंट चल रहा था और वहीं सेट पे उनको जाके रोमांटिक सॉन्ग शूट करना था। DDLJ के साथ वो साल उनके लिए सक्सेसफुल साबित हुआ, लेकिन अगला साल बहुत बड़ा फ्लॉप। 1996 की उनकी आर्मी, इंग्लिश बाबू देसी में, चाहत सब फ्लॉप साबित हुई, लेकिन अगले ही साल SRK ने ऑडियंस को यस बॉस, परदेस और दिल तो पागल है जैसी हिट्स देके पीछे की सारी शिकायतें खत्म कर दी। दिल तो पागल है के लिए उन्हें एक और फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर भी मिला। 1997 में ही SRK ने अपने एक नए फ्रेंड यानी अपने पहले बेटे को वेलकम किया। I wanted to have a Harley Davidson jacket and I wanted to wear studs and everything. Should be really cool, long hair, and he should be a playboy. SRK ने अपने बेटे का नाम आर्यन रखा था क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनका बेटा किसी लड़की को बोलेगा that his name is Aryan Khan, all the girls will be impressed. And I told them like Islamic places it can become Aryan, our country it can be Aryan. When he's abroad he'll be Aryan. 1998 की अपनी पहली रिलीज महेश भट्ट डायरेक्टेड डुप्लीकेट में SRK ने पहली बार डबल रोल किया। ये SRK का धर्मा के साथ पहला कोलैब था। मूवी को इतना प्रेज नहीं किया गया, लेकिन फिर उनकी नेक्स्ट फिल्म दिल से रिलीज हुई जिसके लिए सबने उनकी बहुत तारीफ की। सेम ईयर उन्होंने करण जौहर की डायरेक्टोरियल डेब्यू कुछ कुछ होता है में एक बार फिर से लवर बॉय बनके सबका दिल जीत लिया। कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
मूवी ब्लॉकबस्टर रही और साथ में एसआरके ने लगातार दूसरे साल फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर जीता। एसआरके के कंटिन्यूअस रोमांटिक कॉमेडीज, फैमिली ड्रामा वाली मूवी से एसआरके को काफी वाइड ऑडियंस मिल चुकी थी। एसआरके बिना अपनी किसी को स्टार को ऑन स्क्रीन किस किए सबके लिए रोमांस किंग बन चुके थे। उनकी आंखें, उनका वॉइस मॉड्यूलेशन, उनका चार्म, उनका विटी नेचर ही लोगों को पागल करने के लिए काफी था। उनके वायरफ और करण जौहर के साथ कंटिन्यूअस कोलैब्स एसआरके की इमेज को एक्टर से बढ़ा के सुपरस्टार में बदल रहे थे। 1999 में एसआरके की सिर्फ एक मूवी बादशाह रिलीज हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल नहीं चली। सेम ईयर एसआरके ने एज प्रोड्यूसर अपना पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। वो जूही चावला और डायरेक्टर अजीज मिर्जा के साथ ड्रीम्स अनलिमिटेड के अंदर मूवी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी पे काम करने लगे। 2000 में जब मूवी रिलीज हुई तो मूवी एक कमर्शियल फेलियर साबित हुई। हालांकि मूवी न्यू कमर ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है कि एक हफ्ते बाद रिलीज हुई, लेकिन कुछ खास चल नहीं पाई। लोगों ने बोला कि न्यू बॉय ऋतिक रोशन हैज ओवरशैडोड किंग खान। I don't know, अगर इंसान में सेल्फ रिस्पेक्ट को एरोगेंस बोलते हैं तो 100% आई एम एरोगेंट। अभी फिल्म मैगजीन में क्या होता है, मैं यही लाइन जब बोलता हूँ तो वो पहली पार्ट को काट देते हैं और लिखते हैं यस आई एम एरोगेंट।